तरफ से वो जब अपन बोल बिल 2025 बिल है। इसके साथ साथ आप सभी लोग एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो मंत्री संदर्भित मंत्री है सदन की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से, वो जब अपना बिल प्रस्तुत करेंगे उस बिल के संदर्भ में जो बिल की मुख्य विशेषताएं हैं उन मुख्य विशेषताओं को सदन के समक्ष रखेंगे। इसके उपरांत बिल को सदन में चर्चा के लिए रखा जाएगा और चर्चा के उपरांत चर्चा का समय केवल जो भी माननीय सदस्य प्रश्न पूछना चाहेगा वो 2 मिनट के अंदर प्रश्न पूछेगा और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो प्रश्नों को एक साथ नोट करेंगे और अंत में चाहे माननीय प्रधानमंत्री महोदय या सरकार की तरफ से कोई मंत्री यदि बिल के संदर्भ में प्रत्युत्तर देना चाहेगा तो विपक्ष के जो भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों को नोट करने के उपरांत जो जवाब है वो कलेक्टिव देगा। ध्यान रखिएगा। तो मैं सदन की कार्रवाई शुरू कर रहा हूं और मैं माननीय अल्पसंख्यक मंत्री मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स से अनुरोध करूंगा कि सदन के समक्ष द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 वक्फ थर्ड अमेंडमेंट बिल नंबर 7 ऑफ 2025 को सदन के समक्ष प्रस्तुत करने का कष्ट करें। माननीय मंत्री महोदय, कृपया वक्फ संशोधन बिल 2025 वक्फ बिल नंबर अमेंडमेंट बिल 7 ऑफ 2025 इंट्रोड्यूस करें प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम इस सदन में एक ऐसा बिल लेकर आए हैं जो धर्म की राजनीति नहीं बल्कि न्याय की राजनीति को मजबूत करता है। यह बिल है द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष बार बार कहता है कि यह बिल किसी समुदाय को निशाना बनाता है, लेकिन सच यह है कि यह बिल किसी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ है। पहले के दशकों में वक्फ संपत्तियों कुछ लोगों की जागीर बन गई थी। धर्म के नाम पर बेजा कब्जे, घोटाले और मनमानी नियुक्तियां चल रही और पुरानी सरकारें चुप रही क्योंकि वोट बैंक बोल रहा था, नीति नहीं। हमारी सरकार ने कहा अब धर्म के नाम पर भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, वक्फ संपत्तियां जनता की हैं और जनता के लिए रहेंगी। हमने इस बिल में साफ कहा है अब कोई व्यक्ति या संस्था वक्फ बोर्ड की जमीन को अपने निजी मिल्कियत की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। तो यह बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं चाहती हूं कि विपक्ष से अगर कोई वक्फ की हिस्ट्री जानता है तो मुझे अगर बता दे, तो इसके बाद। मंत्री महोदय, आपके बिल में जो मुख्य विशेषताएं हैं वो सदन के समक्ष रखें, उसके उपरांत जो प्रश्न है वो आएंगे। It is expedient to ensure transparency, inclusivity and accountability in the administration and governance of Waqf properties. And whereas it is deemed necessary to reform the existing provisions of the Waqf Act 19 hereby enacted by Parliament in 76th year of the Republic of India as follows. तो चैप्टर 1 में हमने एक्सटेंट एंड डेफिनेशंस को इंट्रोड्यूस करा गया है। अगर विपक्ष को बिल की कॉपी चाहिए तो हम दे सकते हैं। चाहिए? माननीय मंत्री महोदय, बहुत के बिल की कॉपी होगी। चैप्टर 1 में एक्सटेंट एंड डेफिनेशंस दी गई हैं जो हमने इस बिल में कुछ वर्ड्स यूज करे हैं उसके। फिर चैप्टर 2 में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन गवर्नेंस सेक्शन 3 में अमेंडमेंट किया गया है कि कोई भी प्रॉपर्टी जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की है वो वक्फ बोर्ड में नहीं आएगी, या कोई भी प्राइवेट लैंड या प्रॉपर्टी है जिसका कोई वैलिड प्रूफ नहीं है वक्फ क्रिएशन का वो भी वक्फ बोर्ड के अंदर नहीं आएगी। ऑल सच गवर्नमेंट या कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है वो भी वक्फ के अंदर नहीं आएगी। सेक्शन 9 में अमेंडमेंट हुआ है कि कंपोजिशन ऑफ द सेंट्रल वक्फ काउंसिल को नॉन मुस्लिम मेंबर्स में इंक्लूड करने पड़ेंगे। उनकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लॉ लैंड मैनेजमेंट नॉट एक्सीडिंग 1/4 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, उनके एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग, ना कि सिर्फ किसी वोटिंग के अकॉर्डिंग, जैसे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लॉ या लैंड मैनेजमेंट जिसकी संख्या से 1/4 होगी टोटल उनकी मेंबरशिप के अकॉर्डिंग। फिर अमेंडमेंट किया है सेक्शन 14 में जो कि स्टेट वक्फ बोर्ड की कंपोजिशन बताता है कि हर एक स्टेट वक्फ बोर्ड जो है वो नॉन मुस्लिम मेंबर जो कि स्टेट गवर्नमेंट इलेक्ट करेगी, नॉमिनेट करेगी, उसको इंक्लूड करेंगे अकाउंटेबिलिटी, न्यूट्रलिटी और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को इंश्योर करने के लिए। चैप्टर 3 में सर्वे एंड आइडेंटिफिकेशन हुआ है वक्फ प्रॉपर्टीज का। सेक्शन 4 में हमने अमेंड किया है कि वक्फ प्रॉपर्टीज का सर्वे होगा, जो सर्वे कमिश्नर होगा वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से हम लोग उसको रिप्लेस कर देंगे। कलेक्टर जो है वो कंडक्ट करेगा, सुपरवाइज करेगा, ऑथेंटिकेट सर्वेस देगा प्रॉपर्टीज के डिस्ट्रिक्ट के अंडर। फिर जो कलेक्टर होगा वो डिजिटल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेगा और उनको हर 5 सालों में अपडेट करता रहेगा और वो ट्रांसपेरेंट होंगे, कोई भी हमारे इंडिया में उसको देख सकता है। अमेंडमेंट किया है सेक्शन 40 में कि वक्फ एक प्रॉपर्टी है या नहीं है वक्फ बोर्ड के अंडर, तो जो पावर है वो वक्फ की है या नहीं वो कलेक्टर डिसाइड करेगा वक्फ बोर्ड के अलावा। फिर कलेक्टर शैल कंडक्ट एन इंक्वायरी, कलेक्टर इंक्वायरी बैठा सकता है, वेरीफाई कर सकता है डॉक्यूमेंट्स और एक रिटन ऑर्डर भी इशू कर सकता है जिससे कि रीजन और एविडेंस पूछे जाएंगे। एनी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, अगर कोई भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी वक्फ के नाम पे हमें मिलती है तो जो वक्फ को है वो प्रॉपर्टी वापस करनी पड़ेगी। फिर सेक्शन 4 में जुडिशियल और लीगल रिफॉर्म्स की हमने बात की है जिसमें हमने सेक्शन 83 में अमेंडमेंट किया है कि जो फाइनलिटी होगी ट्रिब्यूनल डिसीजन होगा वो रिवोक कर दिया जाएगा। जो भी पर्सन डायरेक्टली हाई कोर्ट में अपील करेगा ट्रिब्यूनल ऑर्डर के अगेंस्ट उसको प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड में सब कुछ सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने होंगे। हाई कोर्ट जो है उसको सुपरवाइजरी जुडिशियल बिठाएंगे फेयरनेस और अपहोल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को मेंटेन करने के लिए। फिर हमने सेक्शन 85 में अमेंडमेंट किया है कि सेक्शन 85 शैल बी अमेंडेड टू परमिट सिविल कोर्ट्स टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ वक्फ रिलेटेड मैटर्स ओनली आफ्टर द कलेक्टर और ट्रिब्यूनल हैज डिलीवर्ड इट्स फाइनल डिसीजन। तो सेक्शन 85 ये कहता है हमारा जिसमें अमेंडमेंट किया है कि सिविल कोर्ट्स को भी परमिशन होगी, वो भी उसके बाद जब कलेक्टर और ट्रिब्यूनल जो है फाइनल डिसीजन दे देंगे जिससे कि एक बैलेंस बना रहे जुडिशियल एफिशिएंसी में और सिटीजंस के राइट्स में। फिर चैप्टर 5 में हमने एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ट्रांसपेरेंसी प्रोविजंस को लाया है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरसाइट होगी। जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है वो एनुअल परफॉर्मेंस चेक करेगा और फाइनेंशियल ऑडिट देखेगा वक्फ बोर्ड का। जो कलेक्टर है वो एनुअल रिपोर्ट सबमिट करेगा स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को देखने के लिए। डिजिटल रिकॉर्ड और पब्लिक एक्सेस, जो सेंट्रल डिजिटल रजिस्ट्री है वो सारी वक्फ प्रॉपर्टीज को एस्टैब्लिश करेगा, सारा डेटा पब्लिकली एक्सेसिबल करेगा जिससे कि कोई भी एंक्रोचमेंट या डुप्लीकेट ना हो क्लेम के। चैप्टर 6 में हमने ऑब्जेक्टिव्स, रिपील और सेविंग रखी है कि कोई भी रूल, लॉ और ऑर्डर अगर इस एक्ट के अंडर कोई भी तोड़ता है तो उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 सीक्स
and modernize the Waqf system in India by introducing inclusivity, transparency, and judicial accountability, by involving non-Muslim members, empowering collectors to survey and determine property ownership and maintain the transparency, and allowing appeals to the High Court. The bill strengthens both administrative integrity and public trust. It reaffirms the government's commitment to equality, good governance, and protection of national property rights. Jai Hind. माननीय मंत्री महोदय के द्वारा वक्फ अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया गया है. So the member of parliaments, honorable member of parliaments, who are in favor say yes and who are in favor say no, so that the bill may introduce for the debate and discussion to the floor of the parliament. Say yes, who are in favor of yes, say yes. Say who are in favor of no. So the majorities are in favor of yes, and the bill is considered for the introduced in the house. So the bill is open for the debate and discussion. Now मैं निवेदन करना चाहूँगा माननीय संसद सदस्य विपक्ष श्री सचिन पायलट जी अपनी बात को रखेंगे सदन के समक्ष. धन्यवाद स्पीकर महोदय, बहुत बहुत शुक्रिया आपने बोलने का मौका दिया. मैं इसको एक शेर से स्टार्ट करना चाहूँगा इस बिल को कि जब भी ज़मीर और ज़र्फ़ का सौदा हो दोस्तों, जब भी ज़मीर और ज़र्फ़ का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन की इनकार की तरह. अध्यक्ष महोदय, नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इस मुल्क के एक अक़लियत के साथ बहुत बड़ा ऐलान जंग किया है, और ये जंग सिर्फ मेरी समाजी नहीं बल्कि शरीयत और बल्कि आज़ादी, मेरे मदरसों, मस्जिदों और दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है. और हुकूमत इसकी सच्चाई बयान नहीं कर रही है कि इस बिल में मुसलमानों की तहफ़्फ़ुज़ की और तरक्की और गुर्बत की बात की है. ये सरासर झूठ है. अध्यक्ष महोदय, अगर हम आर्टिकल 14 को देखें तो इसमें राइट टू प्रोटेक्शन लिखा है. उसके अकॉर्डिंग सर हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन और बौद्ध उनके एंडोमेंट का तहफ़्फ़ुज़ मिला है. अगर हम उनके एंडोमेंट को बाय यूज़र बरकरार है और उनका एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथों में है, या गैर हिंदू या गैर मजहब के आदमी जो दान दे सकते हैं उनके लिए उनके एंडोमेंट में तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, क्योंकि उनका ऊपर ओवर एक्टिंग क्रॉस अप्लाई नहीं होगा, इमिटेशन का कानून भी अप्लाई नहीं होगा. अध्यक्ष महोदय, इसके अपोजिट आप देखो कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड में बाय यूज़र को निकाल दिया जाएगा. मुस्लिम वक्फ की जायदाद पर कब्जा होगा, लिमिटेशन लगेगा और एंक्रोच होगा, जबकि काबिज रातों रात उस जमीन का मालिक बन जाता है. आप बताओ, अगर गैर मुस्लिम को वक्फ बोर्ड की एडमिनिस्ट्रेशन करेगा तो ये आर्टिकल 14 का और प्रोटेक्शन का इक्वल वायलेशन है. अगर आर्टिकल 14 में अगर सर इक्वालिटी बिफोर लॉ को हम देखें तो उसका कैसे वायलेशन हो रहा है कि अगर कोई आर्बिट्री स्टेप लेना चाहे वो नहीं ले सकता. अगर मैं आर्टिकल 25 के वायलेशन में अगर आप मुसलमानों को वक्फ बाय यूज़र छीन रहे हो तो आप डिमांड कर रहे हो कि वक्फ लोगों और उसकी दूसरे धर्म को मानने वाले मजहबों को उनको इजाजत नहीं दी जाएगी. अभी हम गृह मंत्री से सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि अपने बयान में कहा कि वक्फ बोर्ड के काउंसिल जो होगा वक्फ बोर्ड इस्लाम से अलग होगा. अगर ये बात सच है तो फिर इस बिल को लाने की जरूरत ही नहीं है. अगर हम इस बात को जाना जाए, यह जो कानून बनाया जा रहा है वो आर्टिकल 26 का सोर्स है. अगर हम आर्टिकल 26 का सोर्स, अगर आर्टिकल 26 का ए, बी, सी और डी देखें तो इसमें किसी भी धर्म का जमीन लेना देना और उसका एडमिनिस्ट्रेशन करना उस धर्म का अपना पर्सनल फैक्चर है, मामला है. जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन को ये राइट दिया गया है तो आप कैसे मुसलमानों से ये राइट छीन सकते हैं? ये तो आर्टिकल 26 का वायलेशन है. दूसरी बात सर, मैं आपके जरिए नरेंद्र मोदी की हुकूमत से मैं एक चीज बताना चाहता हूं. 2014 में आप ही की मंत्री ने वक्फ प्रॉपर्टी एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन एक बिल लाती है और इंट्रोड्यूस करती है, और आपने विड्रॉ कर लिया. 2024 में जब आपने विड्रॉ ही कर लिया तो फिर वक्फ बिल अमेंडमेंट लाने की जरूरत क्या है आपको? आप एक तरफ कर रहे हो. दूसरी चीज, जब आप मान रहे हैं कि एंक्रोचमेंट हो रहा है, आपने बिल को विड्रॉ कर लिया. अच्छा सर, आप बताओ, वक्फ बाय यूजर जो निकाल दिया गया है, कंडीशन क्या लगाया गया कि अगर उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो जाएगी. सर डिस्ट्रीब्यूशन तो है, लेकिन आप एक बात बताओ, मिसाल के तौर पे पार्लियामेंट के सामने एक मस्जिद है, उसका सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और वक्फ काउंसिल से चल रहा है विवाद. अब एक बात बताओ, आप कल को अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोले कि भाई ये तो वक्फ प्रॉपर्टी है, आपने नोटिस लगा दिया, वक्फ प्रॉपर्टी हो गई, हम तो लड़ भी नहीं सकते क्योंकि हमारे पास कागज नहीं है, तो आप बताओ ये आर्टिकल 26 का वायलेशन है. दूसरी चीज, आप बताओ सर कि जब आप पूरे रूलिंग पार्टी हमें ज्ञान दे रहे थे कि कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, मैं दलील के साथ बता रहा हूं कि आपको यह मस्जिद जो संसद भवन के सामने है, दिल्ली गवर्नमेंट बोल रही है कि वक्फ बोर्ड का है. अगर हम एंडोमेंट हो जाए और सब प्राचीन मंदिरों की हिफाजत की जाए और मस्जिदों की हिफाजत नहीं की जाए, तो अब आप बताइए कि दिल्ली में 172 वक्फ प्रॉपर्टीज है जिसका कंट्रोल एएसआई के हाथ में है. तो आप डायरेक्ट, हम अगर वो डायरेक्ट मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो हम तो डायरेक्ट ये केस हार गए, फिर वो हमारी जमीन नहीं रही. और आप कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स दिखाओ. 1952 से लेकर के अब तक की जो आप डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हो, आप कहोगे सर्वे कराएंगे, आपके पास खुद को 1952 से लेकर अभी तक की सारी डॉक्यूमेंट्स नहीं, तो किस आधार पे आप सर्वे कराओगे? ये तो सीधी सीधी बात है. दूसरी बात कि अगर मेरा गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन चलेगा और हम क्लेम नहीं कर सकते तो आप जज बन गए, फैसला करेंगे, और कल को फैसला करते वक्त आप बोल दो कि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, फिर उसमें प्रोविजन आप डाल रहे हो, उसमें प्रोविजन. अच्छा सर, आप बताओ, मैं पूछना चाहता हूं कि आपके जरिए हुकूमत से कि मुंबई में एक बहुत बड़े अमीर दौलतमंद का घर है, खोजा बिरादरी का एक यतीम खाना था, ठीक है, उन्होंने 2004 में 5 में 5 से 6 करोड़ में उन्होंने खरीद लिया. उसका केस अभी तक सुप्रीम कोर्ट चल रहा है, ठीक है. अब आप बताओ कि जो लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करके हमको बताया जा रहा है कि लिमिटेशन अप्लाई होगा, तो आप सच्चर कमेटी ने 2007 में जो अपनी दी थी रिपोर्ट, उसमें दिल्ली के 123 प्रॉपर्टी का मार्केट 600 करोड़ है और आज 2025 है. तो आप बताइए कि सर उन प्रॉपर्टी के खिलाफ आप क्यों पड़े हुए हैं? आप अगर ये कह रहे हो कि उसका वायलेशन है तो सर आप मुझे एक चीज बताइए कि आर्टिकल 26 जब मेरा सोर्स है और सेंट्रल वक्फ काउंसिलिंग जब 22 में से 10 नॉन मुस्लिम आप मेंबर डाल रहे हो, तो आप बताइए नॉन मुस्लिम काउंसिल ऑफ बोर्ड में क्या करेंगे? अगर आप मुस्लिम की इतनी माइनॉरिटी, तो आपने राम मंदिर के ट्रस्ट में कितने मुस्लिम काउंसिल दिए? आपने एक भी नहीं दिया. दूसरी बात, आप ये कह रहे हो कि 4 मुस्लिम होंगे और आप लॉ में 95 का डायरेक्ट मैनेजमेंट ले रहे हो.
5 साल के लिए आप वक्फ बाय यूजर को डिटेक्ट कर रहे हो और ऑफिसर्स को बोलोगे कि आप अगर कल को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोले कि ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है, हम खामोश बैठ गए, वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो गई। ये तो सरासर डिक्टेटर है। एक शायर ने क्या ही खूब कहा है कि औरों का ख्याल कर लेते, औरों के ख्यालात के लेते हो तलाशी और अपने गिरबान में झांकते भी नहीं। मजे की स्पीकर सर, मजे की बात यह है कि मैं मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस बिल नहीं ला सकता हूं, ठीक है, मगर वक्फ बोर्ड जो अध्यक्ष चुनेगा या सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट जो वक्फ काउंसिल चुनेगी उसके खिलाफ हम नो कॉन्फिडेंस बिल नहीं ला सकते। ये क्या मजाक है? एक भारत का प्रधानमंत्री जिसके खिलाफ हम नो कॉन्फिडेंस बिल ला सकते हैं, लेकिन एक स्टेट जो अध्यक्ष चुनेगा उसके खिलाफ हम नो कॉन्फिडेंस बिल नहीं ला सकते। अब तो वो इक्वल फेडरेशन हो गया, तो अब बताओ आप 5 साल तक उसे झेलते रहो। अब अगर आप क्रॉस 39 की बात करते हैं कि 5 साल के लिए प्रोटेक्शन मुसलमान होना चाहिए, तो अगर हम दाढ़ी रखते हैं और तो मुसलमान यकीनी रखते हैं। दूसरी बात मैं ये बता रहा हूँ, आपने कहा कि 5 साल का मुस्लिम होना कंफर्म है, ठीक है, तो आप दूसरी चीज ये देखो कि एक तरह से आप अब मुसलमानों के घर में कैमरा लगाओगे कि कौन मुसलमान नमाज पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है, ये आप तय करोगे कि हम मुसलमान हैं या नहीं है। इस मुसलमान होने की गारंटी अब आप मुझे दोगे कि हम मुसलमान हैं या नहीं। 5 साल की क्या क्वालिटी है सर? अगर आप कोई निश्चित आदमी, अब आप देखो सर, अगर कोई हिंदू धर्म में कोई आदमी अपने 2 बच्चे हैं और किसी एक को अगर दान देना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर दोनों बच्चे में से किसी एक आदमी को दान देना चाहे तो कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन मुसलमान जब अल्लाह को गवाह बनाकर अपनी प्रॉपर्टी वक्फ को दे रहा है, आपको उसमें प्रॉब्लम है, क्यों होनी चाहिए? जब आपके अपने एंडोमेंट में, आप अपने धर्म में देख रहे हो कि हम अपने बच्चों को प्रॉपर्टी दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, ये मेरा राइट है, तो फिर हमारे काउंसिल में आप क्यों आ रहे हो? दूसरी चीज, यह बिल लाकर के आप जो देश की मंदिर मस्जिद के नाम पे दंगे और फसाद कराने की काम कर रहे हो, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि सर एक मिनट मैं बताना चाहता हूं कि 1947 में दिल्ली की जामा मस्जिद का जो तारीखी मंदिर है, वहां से मैं बताऊं कि भारत रत्न अबुल कलाम ने कहा था कि मुसलमानों कहां जा रहे हो, ये तुम्हारा मुल्क है जहां तुम्हारे आबाओ अजदाद की कब्रें हैं। और उस वक्त मुसलमानों ने अपने सरों से गठरिया उतार कर रख दिया था। आज उसी दिल्ली के जामा मस्जिद के संसद भवन पर एक बिल आया है जिसे जामा मस्जिद की सीढ़ियों का सबूत मांग रहा है कि अब आपके पास अपने मौलाना आजाद की कब्र से आवाज देंगे कि हाँ ये मेरी जमीन है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। अगर सभापति महोदय, आज मैं जहां खड़ा हूं संसद के जस्ट सामने सड़क के उस पार पूर्व राष्ट्रपति उस्मान अहमद की कब्र है, आप शायद उस कब्र से भी आवाज आएगी कि ये मेरी जमीन है, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। तो आप कहना क्या चाहते हो? मैं अपनी बातों को संक्षेप में उदय प्रताप की एक पंक्ति से खत्म करना चाहता हूं कि ना तो तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, ना तो तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। अगर नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।